नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने माना है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। किरण चौधरी ने कहा कि उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों के न्योते नहीं मिलते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। किरण चौधरी ने सुझाव देते हुए कहा कि अगर सब साथ रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। किरण चौधरी ने कहा कि लड़ती रहूंगी, किसी की रहनुमाई से नहीं, अपने दम से कांग्रेस पार्टी में हूं। मेरा मानना ये है कि जो सब लोग अगर इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो पार्टी को मजबूती मिलती है। नहीं तो आपस के अंदर सब लोग जो है इस तरह से जो कार्रवाई जब होती है और जब यूं दिखाया जाता है कि सबको अलग थलग कर दो और सब एक ही हैं, तो उसका नतीजा तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता के अंदर ये बात जाती है कि ये सब इकट्ठे नहीं है और जनता फिर वहां पे विश्वास नहीं करती है। तो ये तो जो पदों पे बैठे हैं ये उनका काम है कि सबको इकट्ठा लेकर आगे चलना, और अगर वो उसमें असमर्थ हैं तो ये तो जिम्मेवारी उनकी। हमारी तरफ से तो कोई गुटबाजी नहीं है। हम तो अभी कोई पदों के ऊपर है नहीं। जो पदों पे बैठे हैं उनको अगर वो मान सम्मान से बुलाएं, बताएं, समय से जो है सलाह मशवरा करें, क्योंकि हम भी अपने अपने इलाकों के अंदर अपना दम रखते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर दम रखते हैं। तो सलाह मशवरा अगर करी जाएगी, सीनियर लोग हैं हम भी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। भिवानी में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है। किरण ने कहा कि प्रदेश में हुए शराब घोटाले से राजस्व को चूना लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को लेकर आज भिवानी में कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने भिवानी, हांसी, तरकीदारी व हिसार से जुड़े कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर है। उन्होंने सीईटी का एग्जाम 3 वर्ष के बाद न लेकर प्रत्येक वर्ष लिए जाने की बात कही, ताकि बेरोजगार युवा परीक्षा में बैठकर नौकरी का अवसर प्राप्त कर सके। साथ ही उन्होंने महिला को से छेड़छाड़ के मामले में कहा कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह की हरकत करेंगे, महिलाएं व बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बोलते हुए कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी को लेकर झज्जर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। साथ ही कहा कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि में सुधार आया है। गांव का नाम था, वीडियो रील में इतने आदमी पाए गए। हमारे सबके साथी मेहनत करके 200 आदमी लेके जाता है। एक बड़ी आवश्यक सूचना और आवश्यक सिस्टम बनाया है। लोगों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में भी, और हमें विश्वास है कि ये यात्रा है, ये मील का पत्थर साबित होगी। पानीपत की रैली हरियाणा की राजनीति में भी मील का पत्थर साबित होगा। इसका असर पूरा दूरगामी होगा। ये मूवमेंट भी है, लोगों जागरूकता भी लोगों में बढ़ रही है, और प्रदेश की राजनीति में जैसे मैंने कहा कि भाई ये एक निर्णायक साबित होगी, क्योंकि प्रदेश में, हरियाणा जैसे प्रदेश जहाँ विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, वहाँ इसको देश में सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिलना, ये एक अपने आप में एक संदेश पूरे देश में जा रहा है इससे। तो निश्चित तौर से इससे राहुल जी की भी जो छवि है उसमें निखार आया है, और उनके प्रति भी विश्वास इससे बढ़ा। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। साथ ही कार्यकर्ताओं को भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण हरियाणा में 5 जनवरी से शुरू होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जो कांग्रेस पार्टी के विधायक और जो भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक है रावदान सिंह, उन्होंने महेंद्रगढ़ के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, और उन्होंने वहां पर जो कार्यकर्ता है उन्हें न्योता दिया है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। रावदान सिंह ने कहा कि इसको लेकर जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह है, और 6 जनवरी को पानीपत के अंदर एक विशाल रैली की जाएगी, और उसके बाद में जो यात्रा है वो करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला होती हुई पंजाब के अंदर जाएगी। और रावदान सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की यह यात्रा ऐतिहासिक है। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्र। सिरसा में पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन मांगों को लेकर लघु सचिवालय परिसर में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी पटवारियों का कहना है कि 3 दिन तक का ये सांकेतिक धरना था, और अगर सरकार जल्द ही मांगों को पूरा नहीं करती है
तो अनिश्चित काल तक हड़ताल जारी रहेगी और काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तब भी सरकार उनकी मांग पूरा नहीं करती है तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा। उनका कहना है कि उनका समान काम समान वेतन के तहत वेतन देना चाहिए और उनका कहना है कि पटवारी के पद खाली होते हुए भी उन्हें भरा नहीं जा रहा है, जिसके चलते काम का दबाव ज्यादा रहता है। सभी विभागों के कर्मचारियों को टीए डीए मिलता है लेकिन उन्हें नहीं मिलता। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पिछले 4 दिनों से बंद है, लेकिन पंजाब सरकार इसका कोई हल नहीं निकाल सकी और आज भी पंजाब सरकार की ओर से 4 जनवरी की बैठक को लेकर चिट्ठी जारी की गई है। पंजाब में भंग की गई ट्रक यूनियंस के द्वारा हरियाणा पंजाब बॉर्डर को पिछले 4 दिनों से बंद किया गया है, जिसके चलते दिल्ली अमृतसर व अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पूरे तरीके से प्रभावित है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटीरियर जो इलाके हैं उसमें जाम देखने को मिल रहा है। आज पंजाब सरकार के द्वारा एक चिट्ठी भी जारी की गई है, जिसमें ट्रक यूनियंस के साथ 4 जनवरी को एक मीटिंग कॉल की गई है। ट्रक यूनियंस का कहना है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे या कौन शामिल होगा, इस बात का स्पष्टीकरण भी पंजाब सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे धरने से नहीं हटेंगे और बॉर्डर को नहीं खोलेंगे। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। लंबे इंतजार के बाद आज भिवानी रोड से दिल्ली रोड जाने वाले बाईपास मार्ग को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया गया है। इंडिया न्यूज़ चैनल ने मार्ग की दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया था और इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू किया। चरखी दादरी के भिवानी रोड से दिल्ली रोड की ओर जाने वाले बाईपास जर्जर होने के कारण लोग परेशानी झेल रहे थे। इसी के तहत इंडिया न्यूज़ चैनल ने लोगों की शिकायत पर ये मुद्दा उठाया था और इससे विभाग की आंखें खुली और विभाग ने इसका कार्य आज 5 दिन बाद शुरू कर दिया गया। और लोगों का कहना है कि जो चैनल द्वारा जो ये मुद्दा उठाया गया था इससे विभाग पर असर पड़ा और उन्होंने यहाँ का जो रोड है वो बनाना शुरू कर दिया है और इससे हमें निजात मिलेगी। इस रोड से तकरीबन 15 से 20 हज़ार प्रतिदिन में वाहन गुजरते हैं, जिसके टूटे रोड के कारण वाहन चालकों और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब रोड बनने के कारण इन लोगों को राहत मिलेगी। एक्सीएन ने पीडब्ल्यूडी का कहना है कि हमने ये कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही 2 दिन में ये 2 किलोमीटर का बाईपास रोड पूरा कर दिया जाएगा और इससे लोगों को राहत मिलेगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। फतेहाबाद में पंचायत समिति के चेयरमैन और उप चेयरमैन पर बीजेपी का कब्जा हुआ, जहां सर्वसम्मति से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार वार्ड नंबर 14 से पार्षद पूजा रानी चेयरमैन बनी है। फतेहाबाद में चेयरमैन और उप चेयरमैन के चुनाव आज सर्वसम्मति से संपन्न हुए। फतेहाबाद के वार्ड नंबर 14 की पार्षद पूजा रानी को सर्वसम्मति से जहां पंचायत समिति का चेयरमैन चुना गया, वहीं मदन लाल गुज्जर को उप चेयरमैन चुना गया है। जेजेपी के द्वारा लगातार अपना चेयरमैन और उप चेयरमैन बनाने को लेकर दम भरा जा रहा था, लेकिन बीजेपी विधायक धूड़ाराम के कोठी पर सभी पार्षद इकट्ठे हुए और सभी की राय ली गई। उसके बाद सर्वसम्मति से पूजा रानी को चेयरमैन चुना गया। वोट की प्रक्रिया पूरी की गई और 29 के करीब पार्षद ब्लॉक एंड खंड पंचायत अधिकारी के कार्यालय में भी पहुंचे, जिसके बाद पूजा रानी को चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया गया और उप चेयरमैन मदन लाल गुज्जर को बनाया गया है। फतेहाबाद के विधायक धूड़ाराम ने फिर से साबित कर दिया है कि राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। इंदिरा में हरियाणा पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान किरण सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। मांगे पूरी नहीं होने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रधान किरण सिंह ने बताया कि बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं और समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। उनकी मांगे कई साल से चल रही हैं, लेकिन सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है। उनकी मुख्य मांगों में पेंशनरों को रिटायर होने के बाद कोई लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से आग्रह है कि हमारी मांग मान ली जाए। इसके अलावा पारिवारिक पेंशनर को एलटीसी प्रदान की जाए, मेडिकल 3000 रुपए किया जाए। मांगे ये है जी कि भाई जो हमारे जब रिटायर होता है ना आदमी, उस समय जो मूल वेतन है उसके ऊपर ही मर जाता है आखिर तक। और हमारी सभी की डिमांड है कि भी हमारी 65 साल के बाद 10%
और 65-70 के बाद हमारी कर दे 15% ना 10%, 5, 10 और 15, 70 साल तक, 75 साल तक 15% तक हमारी डिमांड है, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। जी जब से ये 2006 के बाद भर्ती हुई है तो पुरानी पेंशन सरकार ने खत्म कर दी और नई पेंशन जो है वो लोगों की समझ में नहीं आ रही भैया कि एक साथ पैसा देकर जो है इन्हें बूढ़ों ने पटवाएंगे क्या, बस इसे पिटने वाला काम है इनका तो, और उसके बाद भूखा मरने वाला काम है। और रही बात हर महीने जो है अगर पेंशन मिलेगी तो पेंशनर और पेंशनर की घरवाली का जो है अच्छी तरह से गुजारा हो सकेगा और वो जो है अपना खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। नए साल के एक पहले दिन गुरुग्राम के सेक्टर 46 में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 31 दिसंबर को जलविहार इलाके में दुकान में बैठे 25 वर्षीय युवक की नकाबपोश आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। युवक की हत्या की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस की कार्यशैली पर मृतक युवक के परिजनों ने सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि जब गुरुग्राम में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है तो उस समय पुलिस कहां थी जब बदमाश युवक की पिटाई कर रहे थे। वारदात के दिन 31 दिसंबर को गुरुग्राम पुलिस ने दावा किया है कि हुड़दंग करने वालों पर नकेल कसने के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दोनों भाई बैठे थे दुकान पर, कम से कम 7-8 लड़के आकर पहले मेरे को मारा, फिर कह रहे थे ये नहीं है सोनू ये है, फिर भाई को ले जाके अंडे वाले रेडी के पास फिर भाई को मारा था मेरे को। इसके मुंह पर ये 2:40 की फिर भाई को मारा था जी। फिर हम हॉस्पिटल ले गए थे भाई को। इनके मुंह पे डांटा था सर और नंबर प्लेट ढक रखी थी, कोई मोड़ रखी थी, किसी पर रेत था, सबके हाथ में सूटा थे। ये 31 दिसंबर को सेक्टर 50 थाने में जल विहार कॉलोनी में एक सोनू कुमार नाम के थे जो मडनाका हतीन के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पे बर्तनों की शॉप कर रखी थी। तो अपने जीजा के पास रहते थे जिन्होंने बर्तनों की शॉप कर रखी थी। तो वहाँ पे 31 दिसंबर को 2:45 बजे के आसपास 7-8 लड़के जिनके नाम पता नहीं मालूम थे, उन लोगों ने आके उनके साथ मार पिटाई की थी और काफ़ी जिनको चोट लगी थी, जिनको नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करा के और FIR दर्ज कर दी गई थी। फरीदाबाद से बिहार को सप्लाई की जा रही अवैध शराब के केस में पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले की पड़ताल की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। हरियाणा से अवैध रूप से शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जहां बिहार शराब को भेजा जा रहा था। और मैं आपको एक तस्वीर सेक्टर थाना 31 की दिखा देता हूं। देखिए, ये इस तरह की पेटियां हैं जो काफ़ी भारी मात्रा में, ऐसी पेटी जो लुब्रिकेंट्स ऑयल बताकर इनमें शराब की बोतल लेकर जाया जा रहा था यहाँ से। और पुलिस ने सूचना के आधार पर एक गाड़ी को पकड़ा है जिसमें काफ़ी संख्या में काफ़ी पेटियाँ इसी तरह की शराब की पैक हो रही थी और इसके साथ 2 आरोपियों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है। और जिस तरह बिहार सरकार की तरफ से भी कई बार इस बात की कहा जाता है कि हरियाणा से शराब की तस्करी बिहार में हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने आया है ये भी उसी बिहार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां फरीदाबाद से इसकी तस्करी कर इसे बिहार ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस की चौकसी इस बात को रही कि पहले ही उसको तस्करी करने से पहले पुलिस की तरफ से इसको शराब को अवैध को बरामद कर लिया गया। हमारे साथ में पुलिस प्रवक्ता भी हैं सूबे सिंह। किस तरह से जो तस्करी हो रही थी, क्या इसके पीछे रीजन था, और जो ले जा रहे थे जो गिरफ्तार किए गए हैं पूछताछ में उन्होंने क्या बताया? और ये 2 आरोपी हमने 26 तारीख को काबू किए थे जो लुब्रिकेंट ऑयल के नाम से शराब को बिहार भेज रहे थे। और ये 2 जो आरोपी हैं प्रिंस और निखिल, दोनों ही पढ़े लिखे युवक हैं, BBA और BTech हैं। और इन्होंने अपना दिमाग लगाया यहाँ से शराब भेजने का। और ये जो लॉजिस्टिक है, जो कुरियर से भेजना था इनको, वहाँ पे ये 45 कार्टून लेके गए थे जो अलग अलग मार्का की 3 अंग्रेजी शराबें थी, उनको ये वहाँ पे भेजा जा रहा था इनका। पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने मौके पे वहाँ पहुँचकर इनको काबू किया और आरोपियों को अरेस्ट किया। और ये 45 कार्टून जैसा कि आपने देखा है कि ये यहाँ पे उनको लाया गया है एक्साइज विभाग से, जो संबंधित विभाग से उनको इंस्पेक्टर को बुला के और उनको
चेक कराया गया। लगता क्या है आपको, चूंकि तस्करी अभी भी हो रही है शराब की और नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं, पढ़े लिखे युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, कोरियर के माध्यम से बिहार भेजा जाना था? हाँ, ऐसे ही भेजा जा रहा था और लोगों को लालच है, शॉर्टकट का है, अभी हमें पैसा कमाना है, तो इसी लालच में आके जिन्होंने ये भेजा है। दूसरा, बिहार में शराबबंदी है तो उनको अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी। और एक जो आरोपी है वो पीछे से बिहार का ही रहने वाला है, मुजफ्फरपुर नगर का, तो वो यहाँ फिलहाल फरीदाबाद में रह रहा है। तो उन्होंने इसको ये प्लान बनाया था भेजने का और जो शॉर्टकट से पैसे कमाने का। क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की तस्करी वो कर चुके हैं इसी तरीके से या और किसी तरीके से? नहीं, पूछताछ में आया है कि ये उनका पहला ही केस था जिसमें ये पकड़े गए। एक सवाल और भी है, क्योंकि ये जो शराब है अवैध तो है ही है, लेकिन इसके साथ में क्या नकली है या ठीक है, कुछ इस बात की भी जांच की गई है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से? एक्साइज विभाग से आए थे इंस्पेक्टर, उनको बुलाया गया था जब ये शराब पकड़ी थी, तो ये शराब असली है और ये इन्होंने किसी ठेके से, 2-4 ठेके से कहीं से भी इन्होंने अरेंज किया था उस टाइम और वहाँ से ये उन्होंने शराब को भेजने का ही प्लान बनाया था। शराब असली है। पुलिस ने 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जो ले जा रहे थे, जिन्होंने कोरियर बुक किया था, लेकिन जहाँ से ली इस शराब को खरीदा गया, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी ठेके से जरूर खरीदा होगा इसको, तो क्या वहाँ तक पुलिस पहुँच पाई? और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है और ये आगे कहाँ भेजना था इनको, वहाँ से भी इसका पता किया जाएगा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी कि शराब की तस्करी अभी भी बदस्तूर जारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, शराब की तस्करी जारी नहीं है। जो लोगों ने इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इन्होंने जहाँ से भेजा है वहाँ से भी हम इसमें पता लगाएंगे कि किसके पास भेजा जा रहा था, क्या इससे पूर्व में कोई उनकी किसी और से कोई प्रैक्टिस है क्या ऐसे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सूबे सिंह, जो पुलिस प्रवक्ता हैं फरीदाबाद के, जो आप कह रहे हैं कि पूरी चेन को जोड़ा जा रहा है, कड़ियों को, कि जिसके पास भेजा जा रहा था और जहां से शराब को खरीदा गया था उनकी भी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। शराब असली है लेकिन अवैध रूप से इसको बिहार पहुंचाया जा रहा था। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कैथल के गुहला में 15 साल पहले 300 से ज्यादा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 3 महीने पहले जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा करते हुए गुहला के तत्कालीन एसएमओ ने इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेजी, लेकिन इसके बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं होने पर अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई है। बताया गया है कि 2007 में गुहला में कुछ कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए थे। इसमें एसडीएम के हस्ताक्षर भी फर्जी तरीके से किए गए थे। सालों से चल रही लीपापोती के बाद बीते अगस्त महीने में गुहला की पूर्व एसएमओ डॉक्टर प्रीति सिंगला ने इसकी जांच की थी। उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जन्म मृत्यु शाखा में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी की है। इसमें एसडीएम की बिना अनुमति के ये जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और रजिस्टर में भी कई नंबर खाली छोड़े गए थे ताकि बाद में प्रमाण पत्र को बनाकर रजिस्टर में नंबर अंकित किए जा सके। उन्होंने जांच करने के बाद 10 अगस्त को सीएमओ सहित आला अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, लेकिन इसके बाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहादुरगढ़ में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दरिंदगी करने की कोशिश की, लेकिन अब बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मासूम बच्ची का शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। मासूम का शव शाम के समय सांखोल गांव की पंचायती जमीन पर झाड़ियों में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। एएसपी अमृत यशवर्धन ने बताया कि मासूम बच्ची के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले रमाकांत के रूप में हुई है। आरोपी ने बच्ची को टॉफी दिलवाने के बहाने अपने साथ वो ले गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी इससे पहले एक मोटरसाइकिल चोरी के केस में गिरफ्तार हुआ था। वो 1 महीना भोंडसी जेल में भी रह चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 31/12/2022 को थाना सिटी बहादुरगढ़ के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 365 आईपीसी, जिसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक 5 साल की लड़की जो लाइन पर बहादुरगढ़ के इलाके में रहती थी मेरे परिवार के साथ में और पीछे से शाहजहाँपुर यूपी के थे और फैक्ट्री में काम करते थे, तो वो गायब हो गई थी। जिस संबंध में पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए गए उसको ढूंढने के लिए रात को सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन चला और उसको कंटिन्यूएशन में हमने 40-50 आदमी पूरे इलाके में छोड़े थे ताकि उसकी मतलब तुरंत हम लोग उसको रिकवर कर सकें। और आज भी ये एफर्ट जारी रहा, परंतु हमें दिन में लड़की की बॉडी सांकोल गांव के पास से रिकवर हुई है
जिस संबंध में हम लोगों ने लगातार इसको जो मुलजिम है उसको ढूंढने का प्रयास किए, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करी और इस संबंध में हमारे पास एक आरोपी राउंड अप हो चुका है, जिसकी पहचान रमाकांत मैनपुरी का ये निवासी है, 27 साल इसकी उम्र है, उससे इसकी वेरिफिकेशन हुई है। और इसमें ये जानकारी मिली है कि जो रमाकांत ये जो मुलजिम है, इसने एक व्यक्ति, इसका दोस्त है सागर नाम का, उसके हाथ में शराब पी थी न्यू ईयर के संबंध में, और उसके बाद जब ये करीब 5 बजे वहाँ से अलग हो गए थे तो इसने इस लड़की को, 5 साल की लड़की को अलग देखा और इसके साथ में ये चॉकलेट या टॉफ़ी का झांसा देने के संबंध में इसको दूर लेकर चला गया, करीब 800-900 1 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ पे जाके इसने गलत काम करने के प्रयास किए, जिस संबंध में छोटी बच्ची से चोट के निशान भी मिले हैं उसकी बॉडी से, और इस संबंध में उसने अपना जुर्म कबूला भी है और साथ में सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, जिससे ये चीज़ कोरैबोरेट होती है कि उसने एक काम किया। फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।